हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सिंप्लीफाइड। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि जीवों को 5 जगत में विभाजित किया गया है, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं मोनेरा जगत के बारे में, जिसमें बैक्टीरिया, नीलहरित शैवाल और माइकोप्लाज्मा को रखा गया था। तो सबसे पहले हम इनके सामान्य लक्षण देखते हैं। पहला लक्षण है, सभी बैक्टीरिया मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। जो भी जीवाणु या बैक्टीरिया हैं उनको हम मोनेरा जगत के अंतर्गत रखते हैं। यह सूक्ष्म जीवों में सर्वाधिक संख्या में होते हैं और लगभग सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। यह गर्म जल के झरनों, मरुस्थल, बर्फ, गहरे समुद्र जैसे विषम और प्रतिकूल वास स्थानों पर पाए जाते हैं, जहाँ दूसरे जीवों का रहना मुश्किल होता है। गर्म जल के झरनों, जहाँ कोई जीव नहीं होता है, वहाँ पर ये बैक्टीरिया होते हैं। और मरुस्थल, बर्फ कितनी ठंडी होती है फिर भी यहाँ पर भी पाए जाते हैं। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये सर्वव्यापी हैं, विश्वव्यापी हैं, हर जगह पाए जाते हैं, वहाँ भी पाए जाते हैं। कई बैक्टीरिया तो अन्य जीवों पर या उनके भीतर परजीवी के रूप में भी रहते हैं। कई जीवों के भीतर भी ये चले जाते हैं, हमारे अंदर भी चले आते हैं। जैसे हम कभी बोलते हैं कि हमारे बैक्टीरिया की वजह से ये रोग हो गया है। दूसरा लक्षण हम पढ़ते हैं कि बैक्टीरिया को उनके आकार के आधार पर 4 समूह में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला है गोलाकार जीवाणु, जिसको बोलते हैं कोकस। दूसरा होता है सड़ाकार, जिसको बोलते हैं बैसिलस। तीसरा होता है कौमाकार, जिसको हिंदी में बोलते हैं विनियम और इंग्लिश में बोला जाता है विब्रियो। चौथा होता है सर्पिलाकार, जिसको हम स्पाइरिलम बोलते हैं। आप डायग्राम में देख सकते हैं, पहला है गोलाकार, जिसको हम कॉकस बोलते हैं। दूसरा आप डायग्राम देख रहे हो जिसमें छड़ाकार, जिसको हम बैसिलस बोलते हैं। तीसरा आप डायग्राम देख रहे हो जिसमें कौमाकार, हिंदी में हम कौमा बनाते हैं, बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है, तो इसको हम विब्रियो बोलते हैं। चौथा डायग्राम आप देख रहे हो जिसमें सर्पिलाकार है और इसको हम स्पाइरिलम बोलते हैं। तीसरा लक्षण हम देखते हैं, संरचना में बैक्टीरिया अत्यंत सरल प्रतीत होते हैं। उनकी अगर हम संरचना देखते हैं बाहरी रूप से तो हमें बहुत ही सरल दिखाई देते हैं, परंतु इनका व्यवहार पोषणता के आधार पर जटिल होता है। यह मोनेरा जगत 5 जगत में ऐसा जगत है जिनकी पोषणता के आधार पर बहुत ही जटिल संरचना होती है। और ये क्वेश्चन नीट में भी पूछा गया है, तो आप इसको ध्यान रखना और याद कर लेना। उदाहरण के रूप में हम देखते हैं, अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से संश्लेषित कर सकते हैं। ये बैक्टीरिया होते हैं, ये अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से भी बना सकते हैं। ये प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी भी होते हैं और रसायन संश्लेषी स्वपोषी भी होते हैं। प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी में हम साइनोबैक्टीरिया का उदाहरण लेते हैं, जो कि प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाता है। और रसायन संश्लेषी वे होते हैं जो गहरे समुद्र में होते हैं, जहाँ पर प्रकाश नहीं पहुँच पाता है, तो वहाँ के जीव जो जल में रसायन होते हैं उनका प्रयोग करके अपना भोजन बनाते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि वो रसायन संश्लेषी होते हैं। वे बैक्टीरिया अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं, अपितु भोजन के लिए अन्य जीवधारियों अथवा मृत कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। तो पोषणता के आधार पर हम बैक्टीरिया को बोल सकते हैं कि वो स्वपोषी भी होते हैं और परपोषी भी होते हैं, जो कि इसकी जटिल संरचना है। तो हम एनसीईआरटी में देखते हैं, तो मोनेरा जगत में 2 प्रकार के बैक्टीरिया हैं, जिसमें एक है आद्य बैक्टीरिया और दूसरा है यू बैक्टीरिया। ये समझने से पहले यार आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। आप वीडियो तो यार देख लेते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपका हमें सपोर्ट मिल सके और हम और भी अच्छे पढ़ाएं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आद्य बैक्टीरिया। ये विशिष्ट प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया अत्यंत कठिन वास स्थानों जैसे अत्यंत लवणीय क्षेत्र, जिसको हम बोलते हैं हेलोफी, गर्म झरने, जिसको हम बोलते हैं थर्मो एसिडोफिलस, एवं कच्छ क्षेत्र मेथिनोजेन में पाए जाते हैं। जो बैक्टीरिया लवणीय क्षेत्र में पाए जाते हैं उसको हम हेलोफी बोलते हैं, और जो गर्म झरनों में पाए जाते हैं उसको हम थर्मो एसिडोफिलस बोलते हैं। और जो कच्छ क्षेत्र उसको बोलते हैं जो दलदल क्षेत्र होता है, उसमें जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं उसको हम मेथेनोजेन बोलते हैं। आद्य बैक्टीरिया तथा अन्य बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति की संरचना एक दूसरे से भिन्न होती है। आद्य बैक्टीरिया होते हैं
इसकी कोशिका में पेप्टिडोग्लाइकेन अनुपस्थित होता है, इसलिए ये अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितियों में भी वास कर सकते हैं। जैसे गर्म झरने, गर्म झरनों में तो वैसे कोई जीव रहता नहीं, लेकिन ये आद्य बैक्टीरिया रहते हैं, तो इसमें पेप्टिडोग्लाइकेन अनुपस्थित होती हैं। इसके कारण यह गर्म झरने लवणीय क्षेत्र और कच्छ क्षेत्रों में भी रह सकते हैं। यही लक्षण इन्हें प्रतिकूल अवस्थाओं में जीवित रखने के लिए उत्तरदायी है। मेथिनोजन अनेक रूमिनेट पशु जैसे गाय और भैंस के आंत्र में पाए जाते हैं। ये मेथेनोजन होते हैं और ये गाय की आंत और भैंस की आंत में पाए जाते हैं तथा इनके गोबर से मीथेन गैस का उत्पादन होता है। गोबर से मीथेन गैस निकलती है, वो इन्हीं जीवाणुओं के कारण निकलती हैं। और दूसरा हम पढ़ते हैं यू बैक्टीरिया। हजारों यू बैक्टीरिया अथवा वास्तविक बैक्टीरिया की पहचान एक कठोर कोशिका भित्ति और एवं एक कशाब द्वारा की जाती है। ये यू बैक्टीरिया होते हैं, इनको हम वास्तविक बैक्टीरिया बोला जाता है और इसकी कोशिका भित्ति अत्यंत कठोर होती है और इसमें एक कच्छाब उपस्थित होता है जो इसको चलने में मदद करता है। साइनोबैक्टीरिया, जिन्हें हम नील हरित शैवाल भी कहते हैं, हरित पादपों की तरह क्लोरोफिल ए पाया जाता है। क्लोरोफिल 5 होते हैं, ए, बी, सी, डी और ई। पृथ्वी पर सबसे ज्यादा क्लोरोफिल ए पाया जाता है जो साइनोबैक्टीरिया में उपस्थित होता है। इस कारण ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं और स्वपोषी होते हैं। दूसरा लक्षण हम देखते हैं कि साइनोबैक्टीरिया एक कोशिकीय, कॉलोनीय अथवा तंतु में अलवणीय जलीय समुद्र अथवा स्थलीय शैवाल है। ये साइनोबैक्टीरिया एक कोशिकीय, जैसे हम ये चरसना देख रहे हैं बुक में दी हुई है, तो इसमें ये साइनोबैक्टीरिया दिया हुआ है, ये एक कोशिकीय लग रहा है, लेकिन ये कॉलोनी बनाकर रहते हैं अर्थात साथ साथ में रहते हैं। इसमें हम देखते हैं कि ये साइनोबैक्टीरिया ऐसा लग रहा है एक तंतु बना हुआ है, तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि ये कॉलोनी में रहते हैं और एक तंतु में संरचना होती है जो अलवणीय जलीय समुद्री अथवा स्थलीय शैवाल है। ये अलवणीय जल में होते हैं और एक स्थलीय शैवाल भी है। इनकी कॉलोनी प्राय जेलीनुमा आवरण से ढकी रहती है जो प्रदूषित जल से बहुत फलते फूलते हैं। इन बैक्टीरिया के चारों ओर एक जेलीनुमा संरचना पाई जाती है, इसके कारण ये प्रदूषित जल में भी अपनी प्रजनन कर सकते हैं और जीवित रह सकते हैं। बैक्टीरिया जैसे नोस्टोक एनाबिना पर्यावरण के नाइट्रोजन को हेटेरोसिस्ट नामक विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा स्थिर कर सकते हैं। ये जो हेटेरोसिस्ट संरचना दिख रही है इसमें साइनोबैक्टीरिया होते हैं, वो क्या करते हैं कि नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलते हैं। इस प्रकार ये हेटेरोसिस्ट की संरचना में ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं और अपना भोजन बनाते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन बनाते हैं और एटीपी का निर्माण करते हैं। तीसरा लक्षण हम देख रहे हैं कि परपोषी बैक्टीरिया प्रकृति में बहुतायत में पाए जाते हैं और इसमें अधिकतर महत्वपूर्ण अपघटक होते हैं। इन परपोषी बैक्टीरिया में से अनेक का मनुष्य के जीवन संबंधी गतिविधियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हमारे लिए हानिकारक भी हैं और कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जो हमारे लिए लाभदायक भी हैं। ये दूध से दही बनाने में, प्रतिजैविकों के उत्पादन में, लेग्यूम पादप की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता करते हैं। ये होते हैं जो हमारे लिए लाभदायक होते हैं। दूध से दही बनता है और इस प्रकार ये हमारा लाभदायक है। और कुछ बैक्टीरिया रोगजनक भी होते हैं जो मनुष्य की फसलों, फार्म एवं पालतू पशुओं में हानि पहुंचाते हैं। विभिन्न बैक्टीरिया के कारण हैजा, टाइफाइड, टिटेनस, साइट्रस, कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं। ये जो रोग दिए हुए हैं ये याद कर लेना, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है कि बैक्टीरिया से कौन कौन से रोग होते हैं, जिसमें है हैजा, टाइफाइड, टिटेनस, साइट्रस, कैंसर आदि। चौथा लक्षण हम देखते हैं कि बैक्टीरिया प्रजनन कैसे करते हैं। बैक्टीरिया प्रमुख रूप से कोशिका विभाजन द्वारा प्रजनन करते हैं, जिसमें आनुवांशिक पदार्थ है उनका विभाजन हो जाता है और कोशिकाएं अलग अलग हो जाती हैं। कभी कभी विपरीत परिस्थितियों में ये बीजाणु बनाते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि विपरीत परिस्थितियां आती हैं तब ये अपने सामने अपने शरीर पर एक कठोर आवरण बना लेते हैं, जिससे ये विपरीत परिस्थितियों को सहन कर सकते हैं। ये लैंगिक प्रजनन भी करते हैं। इसमें एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए का पूरा स्थानांतरण होता है, जिसको हम संयुग्मन बोलते हैं। जिसमें तालिका में हमने देखा था कि प्रोकैरियोट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, संयुग्मन करते हैं। अब हम माइकोप्लाज्मा के बारे में देखते हैं। डायग्राम में आप देख रहे हो कि माइकोप्लाज्मा क्या होता है।
माइकोप्लाज्मा ऐसे जीवधारी हैं जिसमें कोशिका भित्ति बिल्कुल नहीं पाई जाती है। मोनेरा जगत का एकमात्र ऐसा जीव है जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, और ये नीट में क्वेश्चन पूछा भी हुआ है, तो आप इसको याद रखना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यह सबसे छोटी जीवित कोशिका है जो ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकती है। अनेक माइकोप्लाज्मा प्राणियों और पादपों के लिए रोगजनक होते हैं। ये माइकोप्लाज्मा होते हैं, ये ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकते हैं, और ये प्राणियों और पादपों के लिए रोगजनक भी हो सकते हैं। तो मोनेरा जगत आपको पूरा समझ में आ गया होगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट करना ज़रूर, और वीडियो के लिए एक लाइक कर लेना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आगे आने वाले वीडियो में हम प्रोटिस्टा जगत के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखना, और बहुत ही आराम से पढ़ने वाले हैं। और आप भी एनसीईआरटी अपने साथ रखना, जो भी मैं कहीं अंडरलाइन कराऊँ वो अंडरलाइन करते रहना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़। धन्यवाद।